नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। ऋषिकेश के विद्या मंदिर में लगी कानून की पाठशाला। जज नंदिता काला और अभिषेक मिश्रा ने की शिरकत। कानून साइबर फ्रॉड की दी गई अहम जानकारी। नैनीताल में पौष माह के अवसर पर बैठकी होली का आयोजन। पद्मश्री अनूप साह और रंगकर्मी जहूर आलम ने किया शुभारंभ। कहा कुमाऊं को होली प्रशिक्षण। नैनीताल में सड़क सुरक्षा को लेकर एसएसपी प्रहलाद मीणा का कड़ा रुख। ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों को सिखाया सबक। 5 चालकों को गिरफ्तार करके वाहन किए जब्त। नई दिल्ली में धूमधाम के साथ निकाली गई श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। मधुबन के परमाध्यक्ष परमानंद दास ने किया शुभारंभ। रथ यात्रा का मार्गों पर हुआ भव्य स्वागत। और हल्द्वानी में ताज चौराहे के पास नया बाजार में 5 दुकानों में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। फायर ब्रिगेड की मदद से कई घंटों में पाया आग पर काबू। चलिए अब रुक करेंगे खबरों का। विजय दिवस पर देहरादून गांधी पार्क में सैनिक पुत्र सीएम धामी ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर श्रद्धांजलि समारोह में प्रतिभाग किया है। सीएम धामी ने वीरांगना और पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं गांधी पार्क देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं। मेरे दाईं ओर जितने वीर सपूत हैं उनको सल्यूट करना चाहूंगा। और यहां जितने लोग सैन्य अधिकारीगण हैं, अन्य अधिकारीगण हैं, मैं सभी को आज इस विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम विजय दिवस मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि आज जिस प्रकार से बांग्लादेश में स्थिति बनी है, अभी आदरणीय सफरवाल साहब ने बहुत कुछ बताया। मुझे उसमें बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि आपने बहुत अच्छा यहां अपनी बात रखी। लेकिन भाई बहनों, एक बात तो सोचने की लगती है, जिस बांग्लादेश को आज ही इस विश्व के नक्शे में जो पैदा हुआ, आज वो भारत को आंखें दिखाया, तो मैं समझता हूं कि आज हम सभी को यहां इस बात को सोचने पे मजबूर करता है कि जिसको हम पैदा कर सकते हैं उसे हम गाड़ भी सकते हैं। ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। और आदरणीय मोदी साहब के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों ऐसे अवसर आए हैं, चाहे एयर स्ट्राइक रही हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, जिसने भी जिस प्रकार से आंखें दिखाई उस प्रकार से जवाब देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। भाई बहनों, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय के सैनिक कल्याण मंत्री जी यहां निश्चित रूप से अपनी बात यहां रखेंगे, लेकिन इतना बात तो मैं कहना चाहूंगा, जिन सैनिकों ने शहादत दी है आज उनको नमन करने का दिन है। जिन वीरांगनाओं ने और जिन वीर माताओं ने अपने सपूतों को खोया है, आज उनका चरण स्पर्श करने का दिन है। जो हमारे सैनिक हैं, दिल में हौसलों का तेज तूफान लिए फिरते हैं। आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जमीन को, हम तो हथेली पर अपनी जान लिए फिरते हैं। ऐसे वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं। और मित्रों, अभी जनरल सफरवाल बोल रहे थे, भाई प्रेम जी बोल रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, भारत विश्व की प्रमुख 4 सैन्य शक्तियों में आया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। एक समय यह था कि हम विदेश से हथियार आयात करते थे। बहुत पुराने लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे पास स्नो के गॉगल्स नहीं होते थे, स्नो जैकेट्स नहीं होती थी, स्नो बूट नहीं होते थे। और मित्रों, आज जहां 15 लाख सैनिक इंडियन आर्मी की हम आपूर्ति कर रहे हैं, 70 से अधिक देशों को ये साजो सामान या निशन निर्यात करने का काम हमारा भारत मोदी के नेतृत्व में कर रहा है। तो उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला
5वां जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। और मित्रों, इस युद्ध में मुझे यही बताना जरूरी है, जहां 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हुए, वहीं हमारे उत्तराखंड के 248 सैनिक शहीद हुए, 78 सैनिक घायल हुए, जिसमें से 74 सैनिक को वीरता पदक से सम्मानित किया गया और 17 सैनिकों को सम्मान मरणोपरांत दिया गया। अभिनंदन करता हूं और आप सभी को विजय दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को अपनी भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता और सर्वोच्च बलिदान से 1971 के युद्ध में न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रणकौशल से उन्होंने दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। उन सबको मैं बार बार नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सब के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि इसी अद्वितीय त्याग और अटूट समर्पण की उस गौरव गाथा को याद करने का यह दिन है, जो हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया वो युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है, जो हमारी सेना के लिए और हर एक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। 1971 के युद्ध में हमारी सेना ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता और न्याय की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सकता है। और कहीं भी जाकर हमारी सेना उस होने वाले अन्याय को, उस दमन को रोकने का काम शक्तिशाली तरीके से कर सकती है। इस युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से अद्वितीय समन्वय और पराक्रम का परिचय दिया, मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटने पर, टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग, अभी सबरवाल साहब बोल रहे थे, 1 लाख सैनिक, लगभग 1 लाख सैनिकों को 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े समर्पणों में से एक समर्पण होगा। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी अद्वितीय रूप से हमारी सेना के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में यह भी स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। भाइयों बहनों, इस युद्ध में लगभग 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें से देवभूमि उत्तराखंड के, देवभूमि के साथ साथ हमारी ये भूमि वीर भूमि भी है। यहां से भी 255 बहादुर सपूतों ने। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़वाल आईजी ने की है अहम बैठक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने पुलिस कार्यालय देहरादून में अहम बैठक की है। गढ़वाल आईजी ने देहरादून में हो रही आपराधिक गतिविधियों के संबंध में बैठक की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को अपनी प्राथमिकताओं से कराया अवगत। महिलाओं की सुरक्षा को बताई अपनी पहली प्राथमिकता। गढ़वाल आईजी ने पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिला अपराधों में रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर लगाए सीसीटीवी। अपने सर्किल के थाना क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्थाओं का ले जायजा। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। नशे पर अंकुश और दुष्प्रभावों के प्रति चलाए जागरूकता अभियान। शॉर्ट मूवी स्लोगन के माध्यम से सिनेमा हॉल, मॉल, एफएम रेडियो और स्मार्ट सिटी के जरिए लोगों को करे जागरूक। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई।
तो वहीं ऋषिकेश के आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कानून की पाठशाला लगी, जिसमें ऋषिकेश की न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला और अभिषेक मिश्रा पहुंचे। उन्होंने स्कूल के सभी छात्रों को कानून की जानकारी देकर जागरूक किया। साथ ही वर्तमान समय में हो रहे साइबर फ्रॉड और बढ़ रहे सुसाइड के केस को लेकर भी जानकारी दी है। दोनों जजों ने छात्रों को बताया कि यदि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किसी व्यक्ति का हो रहा है तो वो कानून की मदद ले सकता है। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग कानून और अपने अधिकारों की जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में कई लोग कानून की मदद लेने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए इस प्रकार कानून की पाठशाला लगाई जाती है। बता दें कि कानून की पाठशाला का शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत, न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला और अभिषेक मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के समापन पर स्कूल प्रबंधन की ओर से दोनों जजों को सम्मानित किया गया। नैनीताल के श्रीराम सेवक सभा के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पौष माह के अवसर पर बैठकी होली का आयोजन किया गया है, जिसमें शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर पद्मश्री अनूप साहा और रंगकर्मी जहूर आलम की ओर से किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री अनूप साहा ने कहा कि हमारी परंपरा हमारा गौरव है, हम सबको प्रेम से प्रफुल्लित करते हैं। कुमाऊं की होली प्रसिद्ध है और ये सामाजिक सौहार्द के साथ खुशी बांटने का काम करती है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर ललित तिवारी ने कहा कि पौष माह से शुरू बैठकी होली भगवान को समर्पित होती है, इसलिए इसे निर्वाण की होली कहा जाता है। बसंत पंचमी से श्रृंगार इन होलियों में समाहित हो जाता है। पौष का महीना भगवान सूर्य को समर्पित है, जिसमें रोड पर लोक देवताओं को अर्पित किया जाता है और सूर्य की आराधना से रोग मुक्ति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीराम सेवक सभा के अध्यक्ष मनोज साहा ने की। एक हमारे कल्चर को एक कहना चाहिए प्रिजर्व किया है। ये राम सेवक सभा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है। देख रहा हूँ आने वाले समय में अपने कल्चर के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। नंदा देवी डोला और कितना उसका महत्व हो गया है, लोग उसमें जुड़ रहे हैं। एक मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कुमाऊं कल्चर, कुमाऊं के घोड़े वाले, कुमाऊं के गाने वाले, उनकी टोलियां घूमे और बैंड बाजा वो कम हो तो वो ज्यादा हमारी शान उसमें ज्यादा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है और इस तरह से भविष्य में आप प्रोग्राम करते रहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं भी हैं और जो भी किसी तरह की मदद होगी हमारी जो होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर कौतिक यानी सोलर मेला का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रेंजर्स ग्राउंड देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कौतिक में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। ये मेला ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के सतत विकास की दिशा में एक अपने आप में बहुत ही विशिष्ट पहल है। इस मेले में सौर ऊर्जा से जुड़ी सभी योजनाओं, उनके लाभों और विभिन्न प्रकार के ऊर्जा उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी यहां पर प्रदान की जा रही है। अभी एक सौर वैन को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई थी और उसमें किस प्रकार से बताया गया है कि एक परिवार में जहां बिल 4000 रुपए के करीब आता था और जब से उन्होंने इस सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू किया, इस दिशा में वो आगे बढ़े, वो बिल घटकर 500 से 800 रुपया हो गया। आज प्रदेश के सभी नागरिक सौर ऊर्जा के लाभों के बारे में जागरूक हों और इसे अपनाकर हमारे राज्य को, उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। इसके पीछे यह हेतु भी है कि अधिकाधिक घरों तक जो भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, वो पहुंचे। मैं इस मेले को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे उरेडा, यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बहुत बधाई देता हूं। उनको मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत सीमित हैं
और इनके प्रयोग के द्वारा पर्यावरण को भी अत्यधिक हानि होती है। हमें उस ओर भी सोचना चाहिए। अगर हम उस दिशा में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इस सौर ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। और वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा के जो स्रोत है वो असीमित है और ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने में भी अपना योगदान देते हैं। और इसी विशेषता को देखते हुए, सौर ऊर्जा की इसी विशेषता के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज देश भर में लगातार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य हर एक देशवासी का लक्ष्य है। इसके साथ ही 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सौर ऊर्जा को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति लागू की है और एक लक्ष्य हमने भी रखा है कि 2027 तक 14,000 मेगावाट सोलर क्षमता हमको प्राप्त हो। और मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का कौतिक है, इस प्रकार का आयोजन है, ये हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। श्री सनातन धर्म मंदिर वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई है। रथ यात्रा का शुभारंभ मधुबन के परमाध्यक्ष परमानंद दास ने किया। रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दूध दही शहद फलों के रसों से महाअभिषेक किया गया। रथ यात्रा वेस्ट पटेल नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मंदिर में आकर संपन्न हुई। रथ यात्रा के मार्ग में जगह जगह धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मधुबन के परमाध्यक्ष परमानंद दास ने कहा कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें हरि का नाम हमेशा स्मरण करना चाहिए। साथ ही कहा कि जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता है उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सहायक अभियंता शशांक का चढ़ा पारा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषिकेश के गंगानगर में अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद चल रहे निर्माण कार्य पर शशांक हुए आग बबूला। अवैध निर्माण करने वाले हो खबरदार। प्रत्येक शुक्रवार को अवैध निर्माणों को लेकर एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया करेंगे सुनवाई। अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं। अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुआ तो होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद छेड़छाड़ की तो नहीं होगा कोई भी कंपाउंड। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से। सहायक अभियंता शशांक का पारा यहां पर चढ़ चुका है। ऋषिकेश के गंगानगर में अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद चल रहे निर्माण कार्य पर शशांक हुए आग बबूला। अवैध निर्माण करने वाले हो जाएं आप खबरदार। प्रत्येक शुक्रवार को अवैध निर्माणों को लेकर एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया करेंगे सुनवाई। अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुआ तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद छेड़छाड़ की तो नहीं होगा कोई भी कंपाउंड। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, प्रशासन ने एक बार साफ कर दिया है कि अगर अवैध निर्माण किया गया तो वो लोग खबरदार हो जाए। लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ संदीप, कहें तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है। और तो अब तो सबसे बड़ी बात है, जो एमडीडी के सचिव हैं मोहन सिंह बर्निया, वो अब ऋषिकेश में आके अवैध निर्माणों की सुनवाई करेंगे और कहीं ना कहीं फिर ये कार्रवाइयां और बढ़ेंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड होगा और राजस्व आएगा, नक्शे पास होंगे। कुल मिला के कहें, एक और घटना यहाँ पर मिली गंगानगर में कुछ दिन पहले यहाँ एक सीलिंग की गई थी यहाँ पर, और उसके बाद जब जानकारी मिली है
कि वहां सीलिंग के बाद कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चल रहा है, तो जो वहां के सहायक अभियंता शशांक, उनका कहीं ना कहीं पारा तेज होगा और खुद जाकर उन्होंने वहां निरीक्षण किया और जाके एक बहुत बड़ी चेतावनी दी, अगर इस प्रकार की कार्रवाई आप करेंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, दस्तीकरण की कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज होंगे। तो उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि जब सीलिंग हो जाती है तो उसके बाद अगर आप निर्माण करोगे तो ये एकदम नियम विरुद्ध है और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जाती है। तो इसको लेकर शशांक वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने एक चेतावनी रूप से उस अवैध निर्माणकर्ताओं को दी और स्पष्ट रूप से कहा कि अगर सीलिंग के बाद हल्का सा भी कोई काम करते हुए दिखाई दिया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कमल, कह सकते हैं कि एमडीडीए का प्रशासन अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के उस सपने को साकार करने में जुट चुका है जिसमें सीएम ने साफ कहा है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनसे एक तरफ जहां अवैध निर्माण करने से राजस्व का नुकसान होता है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान को भी खतरा बना रहता है, क्योंकि बिना नक्शा पास के अगर इमारत बनाई जाएगी तो जाहिर है कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कभी भूकंप की स्थिति होती है तो वहां पर नुकसान भारी झेलना पड़ सकता है। हाँ संदीप, अगर अभी ऋषिकेश पर्वत क्षेत्र में तो नहीं आता, पर सबसे बड़ी बात है कि अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर आप मानकों के अनुसार काम करेंगे तो आपके लिए ही अच्छी चीज है। उसमें कल अगर आप, क्योंकि समय का पता नहीं चलता कब कौन से नियम कानून हो जाए, कब अवैध निर्माणों पर अगर भविष्य में भी कोई शिकायत करता है और कार्रवाई हो तो उससे बड़ा दुख दिया जाता है। तो इसमें आप अपना घर बना रहे हैं, आप अपना कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी आपने मानचित्र पास कराया है आप अनुसार कार्रवाई करें तो वो आपके लिए शुभ होगा। अगर आप कहीं ना कहीं गलत करेंगे तो कभी भी आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए लगातार एमडीडीए के अधिकारी बोलते रहते हैं कि आप नक्शा पास कराएं, आप और जो जिस चीज का अगर कमर्शियल कर रहे हैं तो कमर्शियल नक्शा पास कराएं, अगर आप व्यवसायिक अपना घर क्या कहते हैं रेजिडेंशियल बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं तो रेजिडेंशियल वाला नक्शा पास कराएं। तो नक्शे पास करा के ही आपको फायदा होगा, ताकि किसी के गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं जब कार्रवाइयां होंगी तो आपको पछतावा होगा और कई गुना पेनल्टियां आपको पड़ेंगी और आपको कहीं ना कहीं राजस्व का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं एसएसपी प्रहलाद मीणा सड़क सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। वहीं एसएसपी ने सड़क सुरक्षा को लेकर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नशे में कोई भी व्यक्ति वाहन चलाएगा तो उसकी खैर नहीं है। साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों को नैनीताल पुलिस ने बड़ा सबक सिखाया, जिसके चलते 5 चालकों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किए गए हैं। रेट्रो साइलेंस युक्त वाहनों से फर्राटा भरने वाले बाइकर्स को भी नैनीताल पुलिस ने वाहन सीज और डीएल निरस्तीकरण कर 364 चालकों पर कार्रवाई की है। साथ ही तल्लीताल में नो पार्किंग जोन में टैक्सी चालकों को वाहन पार्क करना भारी पड़ा। वाहनों में सवारियां ले जाकर यातायात अवरुद्ध करने पर तल्लीताल थानाध्यक्ष रमेश बोरा ने 4 चुपहिया वाहनों और 8 दोपहिया टैक्सी वाहनों को सीज किया है। हल्द्वानी में ताज चौराहे के पास नया बाजार में बाटा शोरूम के ठीक सामने स्थित 5 दुकानों में भीषण आग लग गई है। सभी दुकानें पूरी तरह से खाक हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही सभी दुकानों को आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के चलते बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गंगनहर में अर्धनग्न होकर अश्लील रील बनाने और नहर में कूदने के जानलेवा स्टंट करने वाले सिरफिरों को धनौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर उनको जेल भेज दिया। दरअसल पुलिस को कुछ सिरफिरों की ओर से धनौरी गंगनहर में अर्धनग्न होकर अश्लील वीडियो बनाने और एक दूसरे को नहर में धक्का देकर गिराने से बचाने की रील बनाने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने नहर में अश्लील रील बनाने और स्टंट करते हुए 3 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इस प्रकार के अश्लील और स्टंट वाली वीडियो में लाइक और व्यूज ज्यादा आते हैं और फॉलोअर्स भी जल्दी बढ़ते हैं। वहीं पुलिस ने युवा वर्ग से सभ्य और मर्यादित वीडियो बनाने और जानलेवा स्टंट न करने की अपील की है। ऑनलाइन गेम में मोटी रकम जिताने का झांसा देकर रकम ठगने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पौड़ी पुलिस ने जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज
जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा पौड़ी के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार में रहने वाले एक युवक के साथ आरोपियों ने ऑनलाइन गेम में मोटी रकम जिताने के नाम पर कई बार टास्क दिए। टास्क पूरा करने के लिए युवक से 1.5 लाख रुपए की रकम ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करा ली गई। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। इस आधार पर सब इंस्पेक्टर राज विक्रम सिंह ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस कप्तान ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। टेलीग्राम के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाली एक गैंग के 2 सदस्यों को जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। टेलीग्राम के माध्यम से एक गैंग देशभर में सक्रिय है, जो कि लोगों को सोशल मीडिया पर टास्किंग करती है और सोशल मीडिया पर टास्किंग करते हुए पैसे कमाने का लालच देती है, और साथ ही साथ ये लोगों को पैसा इन्वेस्ट करते हुए लालच देती है और इस प्रकार का प्रलोभन देते हुए जनता के साथ धोखाधड़ी करती है। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।